दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर लॉ के बारे में। लेबर लॉ से रिलेटेड कुछ जो डिस्कशन हमारा रहेगा, जो कि आपको काम आएगा, क्योंकि लेबर दुनिया में, या फिर अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर देखा जाए, तो हर सेक्टर में हर चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लेबर लॉ में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। भारत की गाथा इसी के लिए अभी अधूरी रह जा रही है। रोजगार से मतलब मैच नहीं खाती है, रोजगार हमेशा पीछे ही रहता है, कभी न कभी कमी कमी नहीं होती रहती है। 2000 से 2009 की अगर समय के दौरान अगर देख लिया जाए, तो जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था, अगर इंक्रीजिंग देखा जाए तो बहुत ही सुस्त था, मतलब बहुत कम कम हुआ था। ठीक है। फिर भारत की, इंडिया की जो इकोनॉमी है, वो अर्थव्यवस्था वो 8% की दर से बढ़ी, है ना। तो अगर 2000 से 2009 की अगर कहानी देखी जाए, तो उस समय बढ़ने का चांस नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8% की औसत दर से ये वृद्धि हुई है। भारत में श्रम कानून, लेबर लॉ जो है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना हम लोग को उचित हो जाता है। ठीक है। अगर श्रमिकों को केवल 7 से 8% की सुरक्षा अगर मिलती रहे, ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भारत में भारत में जो श्रम कानून है, ठीक है, भारत में जो श्रम कानून है ना, की संख्या अगर अधिक होने के बावजूद भी 93% से प्रतिशत श्रमिकों की कीमत पर नियंत्रित संगठित क्षेत्रों को श्रमिकों को 7 से 8% सुरक्षा कर देती है, तो अच्छी बात है। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करें कि भारत में जो है लेबर लॉ का जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, मतलब भारत में लेबर लॉ किस तरह, तो किस इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि श्रम जो है, लेबर जो है, वो 7वीं अनुसूची के समरूप का विषय है। मतलब ये कौन से अनुसूची है? 7वीं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार की बात कर दोनों श्रम संबंधी मुद्दों पर अपनी अनुमति, मतलब दोनों का कानून बनाने की जो अनुमति देते हैं, वो दोनों का मैच कर जाता है। काम की आधुनिक दुनिया को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनाए गए श्रम कानून 3 तरह से भूमिका निभाती है। मतलब श्रम का जो लेबर लॉ अपना है, वो 3 तरीकों से निभाता है। एक है कि ये जो है अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की जो हो चाहे किसी की अर्थव्यवस्था में कानून के हिसाब से एक शक्ति लाता है। ठीक है। साथ में धन और धन की बात करें, और महत्वपूर्ण रूप से शक्ति और उसका वितरण, मतलब जैसे अगर रूल्स रेगुलेशन बन गया, तो सबको अच्छी समान रूप से सबको उसका जो है मजदूरी या श्रम का हिस्सा मिल जाता है। एक कानूनी प्रणाली, एक कानून की तरफ से एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। ठीक है। जिससे जो प्रोडक्ट का जो व्यक्तिगत और सामूहिक रोजगार संबंधों के लिए, और इसके उत्पादक की अर्थव्यवस्था, समाज, मतलब कि उत्पादक जो प्रोडक्शन करता है, उसके लिए भी सुविधा प्रदान हो जाती है। तीसरा कहता है कि काम पर मौलिक अधिकार, काम पर कितना अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार और सिद्धांत एक स्पष्ट रूप से हो जाता है। और निरंतर बार बार ये नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गारंटी प्रदान कर कि जिसका व्यापक में समाज में मतलब जो चीज बनता है नियम, वो नियम जो है समाज में स्वीकृति प्रदान हो जाती है। ठीक है। क्या क्या जरूरी है कि भारत में अगर श्रम कानून है भी, तो उसमें क्या क्या जरूरी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि भारत में जो लेबर लॉ है, उसमें थोड़ा सा प्रदर्शन खराब है। क्या? उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या क्या जरूरी है श्रम के सुधार में। श्रम का जो नियम है, श्रम का जो कानून है, तो सुधार में कुछ बातों को डिस्कस करना पड़ेगा। भारत में नियंत्रक और महालेख परीक्षक, जिसको हम लोग CAG के नाम से जानते हैं, उन्होंने नोट किया कि भारत में निर्णय की प्रक्रिया जो है प्रभावशील विभाग विभिन्न कारकों में कमजोर होती है। कहने का मतलब ये है कि निर्णय लेना कठिन हो जाता है। दूसरा पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर, श्रम की संविदाकरण। श्रम जो है वो अनुपालन और आर्थिक कारणों से श्रमिक के उपयोग में वृद्धि होती है। मतलब क्या होता है कि श्रम जो है जो कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, साथ में उसका आर्थिक कारण भी है, तो उस हिसाब से कुछ उसका रेशियो बदल जाता है। अब उसके बाद अगला जो है इनडेक्वेट कवरेज एक्सेस ऑफ सोशल इशू।
अब क्या होता है कि समाज में कुछ अलग अलग मुद्दों को लेकर भी कानून में थोड़ा परिवर्तन होता है। श्रम कानून में केवल संगठित क्षेत्रों को ही, मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों को ही कवर किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्रों को ही कवर किया जाता है, जैसे केवल 7% कार्य बल के लिए जिम्मेदार है, बाकी 93% जो है औपचारिक और खुला छोड़ दिया गया है, नॉर्मल, मतलब कि कंट्रोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7% किया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें और कि इसमें कितनी जटिलता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में श्रम को कानून से जोड़ा गया है, मतलब दोनों को आपस में जोड़ा गया है। और क्या बोले, जटिल परिभाषा के साथ में दोनों को मतलब मैच करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग कि दूसरे श्रम आयोग की बात करें तो उसमें सरलीकरण की बात की गई है, और मतलब युक्तिकरण की सिफाई, मतलब कि ये सब चीज के बारे में बात हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो वेजेज बिल है 2019, है ना, जो मजदूरी विधेयक जिसको कहा जाता है, मजदूरी विधेयक 2019, लेबर कोड ऑन वेज बिल, लेबर कोड ऑन वेज बिल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यह उन सभी रोजगार क्षेत्रों में मजदूरी और बोनस भुगतान का विनियम करने का प्रयास करता है, ये जो बिल है, जहां पर कोई उद्योग हो, व्यापार हो, व्यवसाय या फिर विनिर्माण गति की जाती है, मतलब कि बिजनेस की जाती है, वहां पर ये क्या करता है, नई तरीकों से सब सेटअप करने का काम करता है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि कम से कम मजदूरी तय करना, न्यूनतम मजदूरी तय करना, ओवर टाइम मजदूरी देना, बोनस का निर्धारण करना। कभी कभी क्या होता है कि किसी कर्मचारी को वेतन में कटौती, जुर्माना, ड्यूटी के हिसाब से, अनुपस्थिति के हिसाब से पैसा भी कटता है। 50% ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। कर्मचारी का कुल वेतन के 50% से अधिक क्या चीज, वो भी मतलब कि जुर्माना या ड्यूटी जो है वो मतलब जो भी जुर्माना है, जो भी ड्यूटी है, वो लोग 50% से ज्यादा, मतलब कि जितना सैलरी है उसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। बोनस के बारे में डिस्कशन किया जाता है कि सभी कर्मचारी जितना वेतन केंद्र सरकार और अनुसूचित विशिष्ट सामाजिक मासिक मंथली जो उन लोग को मिलता है, उनके वेतन कम से कम 8.33 से लेकर 100 रुपए जो भी अधिक हो, वो कर्मचारी अपने वेतन का अधिकतम 20% बोनस प्राप्त कर सके, ये सब बारे में डिस्कशन किया जाता है। और साथ में लैंगिक भेदभाव को निषेध किया जाता है कि समान कार्य, अगर सबको समान कार्य दिए जाएंगे, ठीक है, सबको अगर समान कार्य समान प्रकृति के दिए जाएंगे, तो वेतन भी हो और कर्मचारी भी की भर्ती भी इसे भेदभाव से हो जाएगी। तो लैंगिक जो है भेदभाव नहीं रखा जाता है, मतलब मेल फीमेल का कि अगर काम सही है तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की, जो कि औद्योगिक संबंधों पर क्या संहिता बनी है 2020 में। कोड 3 पूर्ववर्ती कानून जो है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, और औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946, और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखे, 3 टॉपिक के बारे में हमने बताया, क्या बताया कि कानून का जो ट्रेड है, 3 पूर्ववर्ती कानून बने हुए, पूर्ववर्ती मतलब पहले से बना हुआ कानून है ना। तो कौन कौन से कानून है, 1926 में बने थे ट्रेड यूनियन अधिनियम। उसके बाद औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 में बने थे। उसके बाद औद्योगिक विषाद अधिनियम जो कि 1947 में बने हुए थे। ये तीनों आपस में लेकर कुछ ना कुछ विशेषताओं को जोड़ते हैं। अगर बात करें कि औद्योगिक संबंध की, तो सबसे पहले बात करता है कि कार्यकर्ता की काम करने वाला कैसा होना चाहिए। यह एक कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को बताता है कि जो किराए में उसको काम कराया जा रहा है या पुरस्कार के लिए काम कराया जा रहा है ना, तो उसको कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। इसमें साथ में मैनेजमेंट और उसकी क्षमता के हिसाब से ये व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसका वेतन कम से कम कितना होना चाहिए, 18,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। अगर अस्थायी आदेश आदेश दी जाए तो 300 या अधिक श्रमिक वाले औद्योगिक, मतलब 300 से अधिक जहाँ पर औद्योगिक प्रतिष्ठान है या फैक्ट्री कुछ भी है, संबंधित मामले में सही अस्थायी आदेश तैयार करना कि श्रमिक का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, श्रमिक का वर्गीकरण होना चाहिए, कितने लेबर कहाँ पर काम करेंगे, काम के हिसाब से घंटों की छुट्टी मिलेगी, और कितने घंटे काम करेंगे, वेतन मिलेंगी, छुट्टियाँ के बारे में डिस्कस होगा, इसको पहले से सूचित किया जाएगा। ठीक है, रोजगार के संबंध में बात करी जाएगी, रोजगार के लिए शिकायत का निवारण किया जाएगा।
उसके बाद क्या है, बंद छटनी और छटनी के लिए सरकार को पूर्ण अनुमति, मतलब कि अगर बंद होगा तो भी, और अगर उसमें उनकी उनकी छटनी हो, छटनी का नाम निकाला जाएगा अगर उन लोग को, या फिर तो भी उन लोग को पहले से नोटिस किया जाएगा। कम से कम 300 वाले 300 से अधिक जो है प्रतिष्ठान है उसमें छटनी के लिए, और छटनी बंद होने से पहले मतलब कि पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार को अधिसूचना के माध्यम से सीमा को में वृद्धि अनुमति देने का अधिकार है। मतलब क्या हो कि एक लिमिट से ज्यादा कि इतना से इतना लिमिट तक रखेंगे, उसके बाद इतना नहीं रखेंगे। बात करने की तरीके अगर बात कर ले तो एकल वार्ता संघ और की बात करें तो यदि एक प्रतिष्ठान में काम करने वाले श्रमिक जो है एक से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन है तो 51% से अधिक श्रमिक वाले ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ता संघ की मान्यता दी जाएगी। और दूसरी बात अगर बात की गई है कि वार्ता परिषद में ये कोई ट्रेड यूनियन एकमात्र वार्ता संघ के योग्य नहीं है अगर, तो यूनियन के प्रतिनिधियों को मिलकर आपस में क्या हो एक गठन किया जाएगा। मतलब कि एक अगर लेबर है वो अगर ठीक से नहीं बोल पा रहा है तो उसको में उसमें क्या है कि कुछ गठन बन जाएगा जिसमें सदस्यों के रूप में कम से कम 20% कार्यरत होंगे। ठीक है, कार्य करने वाले होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई विवाद है उसके लिए अगर उसका निपटारा करना है तो उसके लिए न्यायाधिकरण की आवश्यकता पड़ सकती है। औद्योगिक विकास के निपटान के लिए निवारण करने की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, या फिर हड़ताल तो जो भी है, तो प्रत्येक औद्योगिक न्यायाधीकरण में एक न्यायिक सदस्य मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर समझने वाला और प्रशासनिक सदस्य भी शामिल होंगे। साथ में क्या बोला, निश्चित अवधि पर रोजगार, रोजगार समय समय पर उनको रोजगार मिलना भी चाहिए। निश्चित अवधि के रोजगार के तात्पर्य में श्रमिक और नियोक्ता के रूप में अनुबंध के संकेत आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए नियोक्ता जो भी रखने वाले हैं उस श्रमिक से बातचीत करेंगे। ठीक है, साथ में रिकलिंग फंड की अगर बात करें तो इस फंड का उपयोग कर्मचारियों में फिर से स्किल को बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। मतलब क्या है कि इस फंड का उपयोग जो है उस कामगारों को फिर से स्किल करने के लिए किया जाना चाहिए जिसमें नौकरी से निगमन निकाल मैंने जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है उसको फिर से कुछ ना कुछ सिखाकर ये काम किया जाता है। ये सब जो है हम लोग कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है जो है वो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। जब से पहले बात करें कि सामाजिक सुरक्षा कोड कोड में कहा गया है कि केंद्र सरकार असंगठित कामगारों को, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ऐसा फंड बनाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार संगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन भी उसके ऊपर करेगी। साथ में पंजीकरण जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रावधान सभी 3 श्रेणियों, सभी जो जितने भी श्रेणी हैं उसमें 3 श्रेणियों में श्रमिक यानी असंगठित श्रमिक, श्रमिक और मंच श्रमिकों को पंजीकृत संख्या देना अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना अनिवार्य है। अगर बात करें हम लोग पर की योजनाओं के लिए के योगदान, तो गिग वर्क्स और प्लेटफॉर्म वर्क के लिए वो योजना को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एग्रीगेट को योगदान के संयोजन के माध्यम से वित्त की पोषित किया जाएगा, वित्त की व्यवस्था की जाएगी। अगर बात करें हम लोग राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की तो तीन तीन श्रेणियां को श्रमिकों के कल्याण उद्देश्य और उसके लिए योजना सिफारिश की निगरानी और इस बोर्ड पर दायित्व होना चाहिए ये चीज है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। और वेतन समिति ने और अगर हमने बात की कि अगर कुछ क्वेश्चन आए भी थे तो अधिक से अधिक आए थे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस और समान परिश्रम अधिनियम और संविधान श्रम अधिनियम रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है लगातार आते रहते हैं, तो इससे में डिस्कस करते रहना अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में बने रहे आवश्यक जानकारी के लिए। थैंक यू।